very good morning class. I hope you all are doing very well. So today we will be reading chapter 4 from your book Hornbill, which is Landscape of the Soul. लैंडस्केप जनरल लैंग्वेज में हम एक सीनरी, एक ब्यूटीफुल सीन को बोलते हैं. सो सोल का लैंडस्केप, इट्स बाय नैथली ट्रॉवरॉय एंड ये हम आज रीड करेंगे. सो रीड द चैप्टर इन डिटेल ऑन योर ओन. मैं इसकी समरी आपको क्लियर कर रही हूँ. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. Landscape of the Soul compares the Chinese views of the European view with examples. Landscape of the Soul जो चैप्टर है ये आर्ट का जो चाइनीज़ व्यू है और जो यूरोपियन व्यू है दोनों को कंपेयर करते हैं एग्जांपल्स के साथ. व्यूइंग एनी पीस ऑफ क्रिएटिव आर्ट इज़ एक्चुअली अ लैंडस्केप ऑफ वन सोल. एक इंसान किसी क्रिएटिव आर्ट को जिस तरीके से देखता है वो उसका सोल का एक लैंडस्केप है. मतलब इट टेल्स अबाउट योर सोल. आप एक जिस तरह से एक आर्ट पीस को देखते हो एंड इंटरप्रेट करते हो, दैट इज़ द लैंडस्केप ऑफ योर सोल. द क्लासिकल चाइनीज़ पेंटर डू नॉट इंटेंड टू प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द लैंडस्केप. जो चाइनीज़ पेंटर्स हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते. इट्स लाइक इफ़ दे आर सीइंग अ लैंडस्केप वो उसे एग्जैक्टली वैसे पेंट नहीं करते. दे वॉन्ट देयर व्यूअर्स टू सी द स्पिरिट बिहाइंड देयर वर्क. वो चाहते हैं कि उनका जो व्यूअर है, जो ऑडियंस है, वो उनके आर्ट वर्क के पीछे क्या थॉट था उसको समझें. इट इज़ कॉन्सेप्चुअल दैट इज़ पेंटेड बट द यूरोपियन आर्टिस्ट ट्राई टू क्रिएट अ परफेक्ट इमिटेशन. चाइनीज़ लोगों का जो चाइनीज़ पेंटर्स का जो व्यू पॉइंट है वो है कि वो पेंटर जो है अपना जो व्यू पॉइंट है वो समझाना चाहता है. मतलब हाउ अ पर्सन व्यूज़ इट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और यूरोपियन जो कल्चर है, आर्ट कल्चर है, उसमें जो आर्टिस्ट है वो एग्जैक्ट कॉपी है जो एक लैंडस्केप की वो ड्रॉ करते हैं. तो समरी देखिए क्या है. स्टोरी ऑफ अ चाइनीज़ पेंटिंग. ये कहानी एक स्टोरी से, एक एनेक्डोट एक लोक कथा होती है, तो एक एनेक्डोट से शुरू होती है. There is a wonderful story about a painter Wu Daozi who lived in the 8th century. ये कहानी एक वंडरफुल पेंटर वू दायोजी के बारे में है जो 8th सेंचुरी में रहते थे. His last painting was a landscape and the Tang Emperor Xuanzong commissioned it to decorate a palace wall. उनकी लास्ट पेंटिंग एक लैंडस्केप थी और जो एम्परर थे जुआनजोंग, उन्होंने ये पेंटिंग अपने महल की दीवार के लिए बनवाई. द एम्परर एडमायर्ड सीन ऑफ द फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स एक्सेट्रा. एम्परर जो था उन्हें फॉरेस्ट के सीन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स ये सब बहुत पसंद था. द पेंटर रिक्वेस्टेड द एम्परर टू लुक इन द केव इन द पेंटिंग इन विच देयर लिव्ड अ स्पिरिट. अब पेंटर ने एम्परर से रिक्वेस्ट करी कि पेंटिंग में बनी हुई केव जो गुफा है उसमें उसे ध्यान से देखें जिसके अंदर एक स्पिरिट रहती है. द पेंटर ने क्लैप किए अपने हैंड्स. द केव ओपन. केव खुल गई. ही एंटर्ड इट टू शो इट्स इनसाइड टू द एम्परर. उसके बाद पेंटर उस पेंटिंग में चला गया एम्परर को दिखाते हुए. बट द डोर क्लोज बिहाइंड हिम. लेकिन इससे पहले कि एम्परर रिएक्ट कर पाता या वो कोई स्टेप ले पाता, वो जो पोर्टल खुला वो बंद हो गया. बिफोर द एम्परर रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड द पेंटिंग वैनिश फ्रॉम द वॉल. इससे पहले एम्परर ये सब समझ पाता कि क्या चल रहा है तो पेंटिंग जो है वो गायब हो गई दीवार से. नथिंग वाज सीन लेटर ऑफ द पेंटर. और बाद में उस पेंटर के बारे में कुछ पता नहीं चला. बेसिकली एक एनेक्डोट है जिसमें एक पेंटर ने क्लैप कर अपनी पेंटिंग को अलाइव कर दिया. वो उसमें एंटर किया और इससे पहले कि जो किंग है वो रिएक्ट कर पाता या कुछ रिस्पॉन्स दे पाता, जो वॉल से वो पेंटिंग थी वो गायब हो गई. Stories important in Chinese education. Such stories played an important part in China's classical education. अब इस तरह की कहानियाँ, एनेक्डोट्स, क्लासिकल एजुकेशन है जो चाइना की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ानोंजी जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम. जो बुक्स हैं कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की, उसी तरह की कहानियों से भरी पड़ी हैं. दे रिवील द स्पिरिट ऑफ द आर्ट. वो एक आर्ट के पीछे क्या स्पिरिट है उसके बारे में बताते हैं. देयर इज़ अनदर स्टोरी ऑल्सो अबाउट अ पेंटर. इसके अलावा एक और स्टोरी है पेंटर के बारे में. ही डिड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन दैट ही हैड पेंटेड. उसने एक पेंटिंग बनाई और उसमें ड्रैगन्स बनाए, लेकिन उसने ड्रैगन्स की आइज़ नहीं बनाई. क्यों? यूरोपियन स्टोरीज़. The story about Quentin Metzis explains European appreciation of perfect imitation in art. जो यूरोपियन आर्ट है उसमें
क्या कहते हैं, एक क्विंटन मैट्सिस नाम के आर्टिस्ट हुए। उन्होंने बताया कि कैसे यूरोपियन कल्चर में एग्जैक्ट कॉपी है आर्ट की, वो बनाई जाती है। क्विंटन मैट्सिस वॉज द ब्लैक स्मिथ हु लव्ड पेंटर्स डॉटर। क्विंटन मैट्सिस एक ब्लैक स्मिथ थे जिन्हें पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। द पेंटर वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट अ ब्लैक स्मिथ एज इज सन इन लॉ। लेकिन पेंटर को एतराज़ था एक ब्लैक स्मिथ को अपने दामाद के रूप में चूज़ करने में। वन डे मैट्सिस टोल इन टू द आर्टिस्ट स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। एक दिन मैट्सिस ने क्या किया, वो आर्टिस्ट के स्टूडियो में घुसा और उसने उसकी पेंटिंग जो थी उस पर एक फ्लाई पेंट कर दी, एक मक्खी पेंट कर दी। इट वॉज सच अ परफेक्ट इमिटेशन दैट द आर्टिस्ट टुक इट फॉर रियल। वो मक्खी इतनी रियल लग रही थी कि आर्टिस्ट को लगा वो सच में है। ही अग्री टू गिव अवे हिज डॉटर टू मैट्सिस हु लेटर बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट। और इस आर्ट से इम्प्रेस होकर उस पेंटर ने मैट्सिस को मतलब अप्रूवल दे दिया अपनी बेटे से शादी करने का, और मैट्सिस आगे चलकर एक ग्रेट आर्टिस्ट बने। कंपैरिजन बिटवीन चाइनीज़ एंड यूरोपियन पेंटिंग्स। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. चाइनीज़ स्टोरी में एम्परर जो है उन्होंने एक पेंटिंग बनाने को कहा और बाद में उसकी जो अपीयरेंस थी, जैसे वो दिख रही थी, उसे अप्रिशिएट भी किया। बट द आर्टिस्ट शोज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन बाद में उस आर्टिस्ट ने उस आर्ट पीस का एक्चुअल मीनिंग उसे समझाया। द क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप डज नॉट रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज द वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स वुड डू। एक क्लासिकल चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो यूरोपियन पेंटिंग्स की तरह एक इमिटेशन नहीं है। द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज़। एक यूरोपियन पेंटर चाहता है कि आप उसके आर्ट को उसकी नज़र से देखें एंड लुक एट द पेंटिंग थ्रू हिम। एंड चाइनीज़ पेंटिंग इज़ नॉट सो। लेकिन चाइनीज़ पेंटिंग इस तरीके की नहीं है। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। चाइनीज़ पेंटिंग में इट्स मोर अबाउट आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस एंगल से उस पेंटिंग को देखते हो, किस तरह की सोच से उस पेंटिंग को देखते हो। इट्स अपॉन द ऑडियंसेस और व्यूवर्स माइंड। The horizontal scroll, this is even more true in the case of horizontal scroll. ये जो फैक्ट है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के मामले में और ट्रू है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है? स्क्रॉल होता है एक राउंडेड, एक आप देखोगे डॉक्यूमेंट जिसको आप धीरे धीरे ओपन करते हो। इट एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी फॉर्म ऑफ पेंटिंग। अब पेंटिंग है जो आप अगर उसमें आप डायमेंशंस की बात करो कि क्या इसमें टाइम डायमेंशन होती है, नो। लेकिन जब आप एक स्क्रॉल को ओपन करते हो तो आप टाइमली, विद मिनट्स और विद सेकेंड्स आप धीरे धीरे उसे ओपन करते हैं, राइट। एक रोल है पेपर, अगर एक रोल्ड पेपर है तो आप उसको स्लोली अनफोल्ड करते हो। तो आप देखा जाए तो उस आर्ट में टाइम भी एक रोल प्ले कर रहा है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्यूवर विच इज़ बोथ फिजिकल एंड मेंटल। एक स्क्रॉल को खोलते हुए एक व्यूवर को अपना फिजिकल एक्शन भी करना पड़ेगा उसे ओपन करने का, और मेंटली भी वो इन्वॉल्व रहेगा। द चाइनीज़ पेंटर वॉन्ट्स यू टू एंटर टू हिज माइंड। एक चाइनीज़ पेंटर चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसें। लैंडस्केप इज स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल। उसका जो लैंडस्केप है, उसकी द्वारा बनाई गई जो सीनरी है वो स्पिरिचुअल भी है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी है। शैंशुई मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एस्पेक्ट। अब शैंशुई एक काइंड ऑफ आर्ट है जिसका मीनिंग्स मैस्कुलिन मतलब मेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, फेमिनिन मतलब फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। द कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज शैंशुई मीनिंग माउंटेन वाटर विच रिप्रेजेंट्स लैंडस्केप। अब एक पेंटिंग है माउंटेन वाटर जो कि एक लैंडस्केप है। दिस टू इमेजेस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डायोइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। अब एक पेंटिंग के थ्रू या आपको एक डायोइस्ट मतलब एक तरीके का आर्ट फॉर्म है, उसके बारे में वो आपको समझाएंगे। द माउंटेन इज़ यांग। एक पिक्चर में बना माउंटेन उसको यांग बोलते हैं। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स द हेवन। अब माउंटेन आपका वर्टिकल है और इसे कहा जाता है कि ये डायरेक्ट स्वर्ग से जुड़ा है। एंड इज स्टेबल, जो कि स्टेबल है। वार्म मतलब गर्म है। ड्राई है। जबकि जो वाटर है पेंटिंग में वो यिन है, उसे ये यिन बुलाते हैं। इट इज़ हॉरिजॉन्टल, वाटर हॉरिजॉन्टल होता है एंड इज़ रेस्टिंग ऑन अर्थ, और अर्थ पर रेस्ट कर रहा है। इट इज़ फ्लूइड, ये बहता है। मॉइस्ट गीला है। कूल ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन फेमिनिन एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड यांग मैस्कुलिन एस्पेक्ट इज़ फंडामेंटल नोशन ऑफ दायोइज्म। अब यिन को फेमिनिन मानते हैं और यांग को मैस्कुलिन, मतलब यिन फीमेल एंड यांग मेल एस्पेक्ट। जब इनकी दोनों की इंटरेक्शन होती है, इस इंटरेक्शन को दायोइज्म का एक फंडामेंटल मतलब नींव माना जाता है। द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट द मिडल वर्ल्ड इज़ ओवरलुक्ड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन
यिन और यांग के बीच में एक स्पेस है जहाँ पर इन दोनों की इंटरेक्शन, आपस में इनका एक इंटरेक्शन होता है जिसे ध्यान में नहीं रखा गया ये स्टडी करते हुए। यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता, इफ़ एनी ऑफ यू नोज अबाउट इट। यिन एंड यांग मतलब ब्लैक एंड वाइट, एक साइन भी है, इफ़ यू कैन सर्च इट आउट इन गूगल, यिन एंड यांग। तो इट्स अबाउट ब्लैक एंड वाइट, इफ़ वर्ड इज़ फुल ऑफ ब्लैक और वाइट, बट एक्चुअल सिनेरियो क्या है कि ज़रूरी नहीं है दैट एक थिंग या तो ब्लैक ही होगी, इविल ही होगी, वाइट मतलब प्योर ही होगी। देर इज़ ग्रे ऑल्सो, ग्रे मतलब देर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू। तो वही है, दाओइज़्म में यिन एंड यांग की बात की गई, लेकिन वो भूल गए एक इन दोनों के बीच में एक वर्ड है, एक स्पेस भी है जहाँ ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं। यिन यांग प्राणायाम, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। यिन यांग को आप योगा से भी कंपेयर कर सकते हो। इट इज़ ब्रीद इन ब्रीद आउट, योगा में आपको बताया जाता है ब्रीद इन ब्रीद आउट। द सस्पेंशन ऑफ, वेट अ सेकंड, suspension of breath is the void where meditation occur. Breathe in, hold your breath and breathe out. सांस लो, रोको और फिर छोड़ो। तो जहाँ पे आप सांस को एक्सटेंड करते हो या रोकते हो, वो एक ऐसा वर्ड है जहाँ मेडिटेशन अकर हो, जिसे प्राणायाम बोलते हैं। द मिडल वर्ड्स एसेंशियल, मिडल में ये सांस रोकना ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, अगर आप ये नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, इसीलिए एक चाइनीज़ पेंटिंग में अगर माउंटेन है, वाटर है, लेकिन उनके बीच में एक वाइट कलर का स्पेस है जिस पर कुछ पेंट नहीं किया गया है, वो क्या है आपका वॉइड। वॉइड या जहाँ इसे हम योगा में मेडिटेशन बोलते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंस रोल, देयर लाई मैंस फंडामेंटल रोल, इट्स बिटवीन हेवन एंड अर्थ। एक इसी तरीके से अगर कहा जाए कि मतलब कि अर्थ में के बियॉन्ड हेवन भी है, एक स्वर्ग है और फिर एक अर्थ है, इनके बीच में एक वर्ड है, एक स्पेस है जहाँ पर मैन का रोल है। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स। जो आदमी है, जो ह्यूमन है, वो इन दोनों पोल्स अर्थ एंड हेवन के बीच में कम्युनिकेशन का एक सोर्स है या एक करियर है। हिज प्रेजेंस इज़ एसेंशियल, उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है। ही इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप, एक इंसान जो है वो लैंडस्केप की आँख है, मतलब ही इज़ द वन हु इज़ डीलिंग बिटवीन दीज टू वर्ड्स। आउटसाइडर आर्ट, फ्रेंच पेंटर जीन डिबॉफेट या डिपफे originated the concept of outsider art. फ्रेंच पेंटर जीन डिबॉफे ने आउटसाइडर आर्ट के बारे में ओरिजिनेशन किया इस कॉन्सेप्ट का। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज आउटसाइडर आर्ट बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पीपल हु हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। इसे आउटसाइडर आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया जिन्होंने पेंटिंग में कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। यट शो देयर टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी वो अपना टैलेंट और अपना आर्टिस्टिक जो स्किल है वो दिखाते हैं। नेकचंद्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा नेकचंद जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा आर्ट में? अराउंड द 1940s इन इंडिया एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। 1940 के अराउंड इंडिया में एक ऐसा जीनियस जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी आर्ट में, वो क्रिएट कर रहे थे पैराडाइज मतलब स्वर्ग। ही मेड हिमसेल्फ अ गार्डन कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल वेस्ट मटेरियल। उन्होंने एक ऐसा गार्डन बनाया जो स्टोन और रिसाइकल्ड वेस्ट से बनाया गया। नाउ इट इज़ कॉल्ड द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। आप सबको पता है ये कौन सा है? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का नाम आपने सुना, ये नेकचंद जी ने बनाया था वेस्टेड मटेरियल से। 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। ये जो 80-year-old नेकचंद जी थे, इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर हैं जिन्होंने आउटसाइडर आर्ट की फील्ड में कुछ किया। आउटसाइडर आर्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी ये सब करने के लिए। द 50th इशू ऑफ रॉ विज़न मैगज़ीन ऑफ इंग्लैंड फीचर नेकचंद। एक मैगज़ीन है रॉ विज़न मैगज़ीन, उसका 50th जो इशू था उसमें नेकचंद जी का मेंशन है एंड रॉक गार्डन का भी। वुमेन ट्राइड द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर। नेकचंद ऑनर्ड द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट। A raw art is the works which are and were in their raw state without any cultural or artistic influences। अब ऐसे काम जिस पर कोई भी कल्चर का इफ़ेक्ट ना हो या किसी और आर्टिस्ट का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी और से इंस्पायर्ड ना हो, ऐसी
थिंग को हम आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट, मतलब बिल्कुल अनटच्ड और बिल्कुल ओरिजिनल आर्ट बोलते हैं। एनीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ ब्रोकन कप कुड बी द मटेरियल फॉर द वर्क ऑफ आर्ट। कुछ भी आप ले लीजिए, चाहे एक ब्रोकन कप, चाहे एक टिन, इनमें से कोई भी चीज़ अगर मतलब अगर कोशिश किया जाए तो उससे आप एक वर्क ऑफ आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल ऑनर नेक्चन थ्रू एन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। अब जो स्विस कमीशन है यूनेस्को के, वो ऑनर करेंगे नेकचंद को उनके काम के लिए। द 5 month इंटरैक्टिव शो टाइटल रियाम ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। एक 5 month की इंटरैक्टिव शो बनाया गया है जिसका नाम है रियाम ऑफ नेकचंद, जो कि अक्टूबर में शुरू होगा और इसका ब्रॉडकास्ट म्यूजियम्स में होगा, स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। सो बेसिकली लैंडस्केप ऑफ सोल ये एक चैप्टर है अबाउट आर्ट, जिसमें आपको चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू समझाया जा गया है, आपको यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू समझाया गया है आर्ट का। इसके अलावा आउटसाइडर आर्ट, जो कि ऐसे लोगों द्वारा होता है जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ये फ्रेंच पॉइंट ऑफ व्यू है, वो समझाया गया। इंडिया में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है आउटसाइडर आर्ट का, नेकचंद जी द्वारा बनाया गया रॉक गार्डन। नेकचंद जी के पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी इसमें, स्टिल ही मेड अ मास्टरपीस। तो ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आई होप चैप्टर क्लियर है, थोड़ा सा टैकी एंड टिपिकल है। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच यू डिडंट गेट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी।